राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गईं जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है।
राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी। गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है, सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गौरी। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा न लगे, पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं, एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गईं। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या तुम एक ही पिन लगाकर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है, सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। तभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है
और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित ठीक था, इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं, मैंने पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ करती हैं। उस दिन के बाद गौरी ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वो अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीसकर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे, उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई।
और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी। और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।